नमस्ते। मेरे सामने मोटोरोला रेजर 70 है और इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 टिप्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम सबसे स्मूथ एनिमेशन के लिए उच्चतम रिफ्रेश रेट कैसे सेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस सेटिंग्स खोलें, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको डिस्प्ले ना मिल जाए और फिर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट ढूंढें। हमारे पास यहाँ 3 मोड हैं: स्मार्ट एंड बैलेंस्ड, हाइपर स्मूथ या एफिशिएंसी फर्स्ट। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनेंगे। यदि आप हर समय 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहते हैं तो आपको हाइपर स्मूथ चुनना चाहिए। अब आपके पास हर समय सबसे स्मूथ एनिमेशन होंगे। हमारे पास स्मार्ट और बैलेंस्ड मोड भी है और यह बस वर्तमान स्थिति के आधार पर इष्टतम रिफ्रेश रेट का चयन करता है। तो उदाहरण के लिए, यदि आपकी बैटरी 20% से नीचे गिर जाती है तो बैटरी बचाने के लिए स्मार्ट और बैलेंस्ड मोड होने पर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चुना जाएगा, या आप एफिशिएंसी फर्स्ट चुन सकते हैं और आपको हर समय 60 हर्ट्ज मिलेगा। लेकिन अगर आप सबसे स्मूथ एनिमेशन चाहते हैं तो हाइपर स्मूथ चुनें। मेरे मामले में मैं स्मार्ट और बैलेंस्ड के साथ ही रहूंगा। ये एक तरह का एकदम सही बीच का प्रीसेट है, इसलिए मैं हमेशा यही मोड चुनता हूं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एडेप्टिव ब्राइटनेस फीचर है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इसे हमेशा बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरी अनुमति के बिना ब्राइटनेस लेवल अपने आप बदल जाए, और इसीलिए मैं इसे लगभग हर बार बंद कर देता हूँ। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को यह प्रभाव पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं, और यह वही जगह है जहाँ आप इसे कर सकते हैं। डार्क थीम के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस इसे यहीं से इनेबल कर लें और अब हमारे पास डार्क मोड है। साथ ही अगर आप डार्क थीम का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी की खपत लाइट मोड की तुलना में थोड़ी कम होगी। लेकिन आपको हर समय डार्क थीम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि यह किसी कस्टम समय पर चालू हो जाए या सूर्यास्त से सूर्योदय तक चालू रहे। मेरे मामले में मैं लाइट मोड ही इस्तेमाल करूंगा। चलिए दूसरी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्क्रीन टाइम मोड भी है। यह वह चीज़ है जिसे हम बदल भी सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 1 मिनट है। मेरी व्यक्तिगत राय में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे केवल बैटरी की खपत ज़्यादा होगी। मेरे मामले में मैं 1 मिनट ही रखूंगा। अब वापस चलते हैं, जेस्चर्स पर जाएं और चलिए साइड बार देखते हैं। ये काफ़ी उपयोगी चीज़ है। हम इसे यहीं से इनेबल कर सकते हैं। अब साइड बार उस जगह पर आ गया है। यदि आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप साइड बार में क्या क्या रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, बाईं ओर हमारे पास वे ऐप्स हैं जो अभी साइड बार में हैं। मान लीजिए कि मुझे कैलेंडर, फोटो और घड़ी नहीं चाहिए। इसके बजाय मैं फेसबुक और फ़ोन ऐप रखना चाहता हूँ। आप टूल्स या कॉन्टैक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले अलाउ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यदि आप लर्न मोर पर क्लिक करते हैं तो यहां आपको इस मोड के सभी कंट्रोल्स का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये यही है, ये साइड बार। हमें किनारे से बीच की ओर स्लाइड करना होगा और फिर ये सामने आ जाएगा। अगर आप साइड बार की स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको इस छोटे से किनारे को पकड़ना होगा और आप इसकी जगह बदल सकते हैं। ये बाएं किनारे पर हो सकता है, दाएं किनारे पर हो सकता है, और हम इसकी ऊंचाई बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसे यहीं रखना चाहता हूं। ठीक है, अब यदि आप साइड बार पर ऐप पर टैप करते हैं तो यह फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह काफ़ी उपयोगी है। फ्लोटिंग विंडोज़ की बदौलत हम आसानी से मल्टीटास्क कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह अब फुल स्क्रीन में क्यों खुल गया है। ये वह चीज़ नहीं है जो मैं चाहता था। ठीक है, हम आसानी से मल्टीटास्क कर सकते हैं। हम एक ही समय में कई काम कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रोम अभी भी रिस्पॉन्सिव है, इसलिए मैं, आप जानते हैं, इंटरनेट सर्फ कर सकता हूँ और इसी बीच मुझे नहीं पता, कुछ नोट्स बना सकता हूँ। ठीक है, यदि आप फ्लोटिंग विंडो के किनारे को पकड़ते हैं तो आप इसका आकार बदल सकते हैं। अब यदि मैं छोड़ता हूँ तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा खींचता हूँ तो ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगी। बेशक आप बहुत ही आसानी से यहाँ ऊपर दी गई इस विशेष बार को अपने माउस कर्सर से पकड़ सकते हैं और फिर इसे ड्रैग करते हुए अपनी सुविधानुसार स्क्रीन पर कहीं भी ले जाकर इसकी स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जिससे आपको अपने काम करने के अनुभव को और भी बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। काफ़ी आसान चीज़ है। मुझे यकीन है कि आप इसे संभाल लेंगे। बेशक आप एक ही समय में कई फ्लोटिंग विंडो खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही फ्लोटिंग विंडो लॉन्च कर सकते हैं, आप उनमें से कई खोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये काफ़ी उपयोगी चीज़ है। वही चीज़ वो कहाँ था? स्प्लिट करने के लिए 3 उंगलियों से स्वाइप करें। हाँ, यही वह चीज़ है। सुनिश्चित करें कि ये इनेबल है, और इस जेस्चर की बदौलत हम स्प्लिट व्यू यानी स्प्लिट स्क्रीन लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वह ऐप चुनना होगा जिसे हम खोलना चाहते हैं। फिर से ये क्रोम हो सकता है। हमें ये मूव करना होगा। क्या मैंने वास्तव में इसे चालू किया था? हाँ, मेरा मतलब है मेरी गलती है। स्प्लिट करने के लिए 3 उंगलियों से स्वाइप करें। मैंने एक गलती कर दी है। मैंने किसी और जेस्चर के बारे में सोचा था। मेरी गलती है। लेकिन हाँ, हमें 3 उंगलियों से ऊपर की तरफ स्वाइप करना होगा, और अब हम चुन सकते हैं कि स्प्लिट व्यू में कौन सा ऐप खुलेगा। उदाहरण के लिए मेरे मामले में मैं शायद कैलकुलेटर लॉन्च करना चाहता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पूरी तरह से आधी बट गई है। हर ऐप रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल फ्लोटिंग विंडोज की तरह, और हम अभी भी, आप जानते हैं, कुछ गणना कर सकते हैं, और इस बीच हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं। यदि आप बीच में इस बार पर डबल टैप करते हैं तो आप साइड्स बदल सकते हैं, और आप विंडोज का आकार भी समायोजित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि यदि आप बहुत ज़्यादा जाते हैं तो एक ऐप बंद हो जाएगा और दूसरा फ्लो में फुल स्क्रीन में खुल जाएगा। लेकिन इस तरह हम स्प्लिट व्यू में जा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी उपयोगी फीचर भी है। मल्टीटास्किंग के लिए वाकई बहुत अच्छा है। हमारे पास 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी है। ये भी मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक है। आप जानते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का सामान्य तरीका, सबसे आम तरीका आमतौर पर पावर की और वॉल्यूम डाउन को दबाना है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन कभी कभी यह आरामदायक नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हमारा फ़ोन सपाट पड़ा हो, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं, जब हमारा फ़ोन सपाट पड़ा हो तो एक हाथ से स्क्रीनशॉट लेना लगभग असंभव है, क्योंकि आप जानते हैं जब मैं क्लिक करना चाहता हूं तो फ़ोन हिलने लगता है। मुझे, आप जानते हैं, इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन शुक्र है कि एक बहुत ही तेज़ और आसान विकल्प भी मौजूद है, और वह है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। आपको बस इतना करना है कि अपनी स्क्रीन पर एक साथ 3 उंगलियां रखनी हैं और उन्हें नीचे की तरफ स्वाइप करना है। बस हो गया। असल में हमें नीचे की तरफ स्लाइड करना होता है। सब कुछ मोटोरोला के मॉडल पर निर्भर करता है। कुछ मोटोरोला फ़ोन में हमें दबाकर रखना पड़ता है। यहाँ हमें 3 उंगलियों से स्लाइड करना होता है और स्क्रीनशॉट लिया जाता है, और जब हमारा फ़ोन सपाट पड़ा होता है तो ये बहुत बहुत अधिक आरामदायक होता है। ठीक है, चलिए पावर की पर स्लाइड वाले विकल्प को देखते हैं। हम इसे इनेबल कर सकते हैं, और इसकी बदौलत आप क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशंस दिखा सकते हैं, या आप गूगल मैप्स में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक विकल्प चुनना होगा। आप एक ही समय में 2 फंक्शन नहीं रख सकते। अब मुझे आपको दिखाने दीजिए। मैं पावर की पर नीचे की तरफ स्लाइड करूंगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग्स मेन्यू और नोटिफिकेशंस आ गए हैं। काफ़ी उपयोगी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्विक लॉन्च नहीं, बल्कि मेरा मतलब है ये फीचर काफ़ी ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ टैप करने के लिए सही जगह ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी तरह हम इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। हमें कस्टम एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए अपने फ़ोन के पिछले हिस्से के ऊपरी 1/3 हिस्से पर डबल टैप करना पड़ता है, और कभी कभी उस जगह को ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल होता है। आप इसे खुद आजमा सकते हैं। मैं इसे छोड़ने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए क्विक कैप्चर के साथ चलते हैं, जो बिल्कुल सही काम करता है। ये वह जेस्चर है जो हमें अपने हाथ में फ़ोन को बस घुमाकर कैमरा लॉन्च करने की सुविधा देता है। हम ट्राई इट आउट पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमें ये मूव करना होगा, हमें ट्विस्ट करना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा ऐप लॉन्च हो गया है। चलिए इसे दोबारा करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम कुछ तस्वीरें लेना शुरू कर सकते हैं। तो सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट है, आप कुछ समय बचा सकते हैं, और ऐसी ही चीज़ें। फास्ट फ्लैशलाइट के साथ भी ऐसा ही है। ये सबसे आम और सबसे लोकप्रिय चीज़ है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर, सबसे लोकप्रिय फीचर। आपको बस टैप करना है, और अब हमें फ्लैशलाइट चालू या बंद करने के लिए चॉपिंग मूव करना होगा। आपको बस इसे दोहराना है और ये आसानी से बंद हो जाएगी। काफ़ी उपयोगी चीज़ है। इसे इनेबल करना फ़ायदेमंद है। चलिए दूसरी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए अप्रोच टू साइलेंस भी है। ये फीचर तब काम करता है जब आप एक्सटर्नल डिस्प्ले मोड में होते हैं, और ये इस तरह काम करता है कि अगर आप अपना हाथ एक्सटर्नल डिस्प्ले के पास ले जाते हैं तो आप रिंगर को साइलेंट कर पाएंगे और कॉल को म्यूट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए
ठीक है, और एक्सटर्नल डिस्प्ले के बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस मोड में कैसे जा सकते हैं और आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। और हमारे पास फ्लिप फॉर DND भी है। अगर आप बस फ़ोन को इस तरह घुमाते हैं तो अब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आ गए हैं। सभी नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाएंगे। मेरा मतलब है आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए आपके अलार्म अभी भी बजेंगे। अब बस आपको नोटिफिकेशन या कॉल से कोई आवाज़ नहीं आएगी। और अब अगर आप इसे वापस उसी तरह से पलट देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका DND मोड अपने आप बंद हो जाएगा, जो कि काफ़ी सुविधाजनक है। ठीक है, अब मुझे आपको दिखाने दें कि हम स्क्रीन लॉक कैसे जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर जाएं और सेट स्क्रीन लॉक पर क्लिक करें। हमारे पास 3 प्रकार के स्क्रीन लॉक हैं, पैटर्न, पिन या पासवर्ड। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनते हैं। मेरे मामले में मुझे पैटर्न पसंद है, इसलिए मैं इसे चुनूंगा। अब हमें अपना पैटर्न बनाने के लिए उन डॉट्स में से कम 4 को जोड़ना होगा। अगर आप फिर से कोशिश करना चाहते हैं तो क्लियर पर क्लिक करें। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर पैटर्न को दोबारा बनाएं और कंफर्म पर क्लिक करें और अब ये सेव हो गया है। फिर डन और डन पर क्लिक करें। मुझे आपको दिखाने दें कि यह काम करता है। मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा और मैं इसे वापस चालू कर दूंगा। बूम, और फ़ोन अनलॉक हो गया। पासवर्ड और फिंगरप्रिंट दोनों का होना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो फिर से सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएं, फिर डिवाइस अनलॉक में जाएं और फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक पर क्लिक करें। अपना पैटर्न बनाएं या पहले अपना पासवर्ड टाइप करें। फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने चेहरे या फिंगरप्रिंट का उपयोग करने का विकल्प चुनें। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करें। आप फेस अनलॉक भी जोड़ सकते हैं, जो ऊपर दिया गया है। सेटअप पर क्लिक करें और अब हमें अपनी उंगली पावर बटन पर मौजूद सेंसर पर रखनी होगी। अब जब आपको वाइब्रेशन महसूस हो तो आपको उंगली उठानी है, फिर उसे दोबारा रखना है और आपको इसे तब तक दोहराते रहना है जब तक कि बीच वाला सेंसर भर ना जाए। तो इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि यह सेव ना हो जाए। आप बेशक अपनी उंगली को अलग अलग कोणों से रखने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें कि आपकी उंगली साफ होनी चाहिए। बेशक सेंसर के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, और हमारा फिंगरप्रिंट जुड़ गया है। आप एक से अधिक फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं। सेव करने के लिए बस डन पर क्लिक करें। अब मुझे आपको दिखाने दें कि यह पूरी तरह से काम करता है। मैं स्क्रीन चालू करूंगा, मैं अपनी उंगली पावर बटन पर रखूंगा और फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। बहुत आसान लेकिन एक उपयोगी चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपको दिखाने दें कि आप कहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या डाउनलोड करने के लिए कोई अपडेट उपलब्ध है। फिर से हम अभी भी सेटिंग्स में हैं और समय समय पर सिस्टम अपडेट पर टैप करना अच्छा रहता है। सुनिश्चित करें कि स्मार्ट अपडेट सक्षम है। अपडेट जब आप वाईफाई से जुड़े होते हैं तो अपडेट अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन समय समय पर आप बेशक मैन्युअली चेक फॉर अपडेट्स पर भी टैप कर सकते हैं। यदि कोई अपडेट उपलब्ध होगा तो आपके पास इसे इंस्टॉल करने के लिए एक बटन होगा और बेशक आपको इसे जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, और अब इस बाहरी डिस्प्ले पे चलते हैं। मुझे फ़ोन को फोल्ड करने दें। बूम, एक तरह से पॉकेट मोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी छोटी होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन है। हम वर्तमान समय, बैटरी स्तर, वर्तमान तारीख देख सकते हैं। अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो बस ऊपर की ओर स्लाइड करें, फिर अपना स्क्रीन लॉक ड्रा करें। और यहाँ हमारे पास ये ट्यूटोरियल भी है कि इस मोड में नेविगेट कैसे करें। हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास एक त्वरित ट्यूटोरियल होगा। यहाँ हमारे पास नोटिफिकेशन सेक्शन है, आपको बस टैप करना है। अगर हम दोबारा टैप करें तो हम इसे बंद कर सकते हैं। हमारे पास क्विक सेटिंग्स मेनू है, हमें ऊपर से स्वाइप करना होगा। वापस जाने के लिए हमें नीचे से स्लाइड करना होगा। नेविगेट करने के लिए हम बाएं या दाएं स्वाइप करते हैं और हम अपने सभी पैनलों का ओवरव्यू देखने के लिए स्क्रीन को इस तरह पिंच कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने आ गया है। अब चलिए एक पैनल चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह वाला, ये मौसम है। डन पर क्लिक करें और यह हमारा बहुत ही त्वरित ट्यूटोरियल था। यहाँ हम अपने सभी कार्ड, अपने सभी ऐप्स देख सकते हैं। यहाँ तक कि कैमरा भी काम करता है, तो ये काफ़ी उपयोगी है। अगर आप उदाहरण के लिए कैलेंडर का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें सिंक पर क्लिक करना होगा। मौसम के साथ भी ऐसा ही है, हमें वर्तमान स्थान, करंट लोकेशन को सक्षम करना होगा और यह दिखाई देना चाहिए।
ठीक है। यदि आप अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले को एडिट करना चाहते हैं तो आपको बस सेटिंग्स खोलनी है। लेकिन चलिए पहले फ़ोन को खोलते हैं। सेटिंग्स में जाएं, फिर होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, एक्सटर्नल डिस्प्ले। आप लॉक स्क्रीन बदल सकते हैं और यहाँ हमने देखा हमारे पास पहले से ही कुछ वॉलपेपर हैं। यदि आप इस आइकन पर टैप करते हैं तो आप गैलरी से अपनी खुद की फ़ोटो जोड़ सकते हैं या आप थीम्स पर क्लिक करके कोई कस्टम थीम चुन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सूची है। मान लीजिए कि मैं शायद इसे चुनता हूँ। हम इसे थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मैं शायद घड़ी का फॉन्ट इसके लिए बदल दूंगा और मैं रंग को नीले रंग में बदल दूंगा। ठीक है, यह हमारी लॉक स्क्रीन है और चलिए होम स्क्रीन को भी बदलते हैं। मैं भी कस्टम थीम चुनता हूँ और शायद इसे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं फॉन्ट बदल दूंगा, मैं रंग को शायद इसके लिए बदल दूंगा। फिर ऊपर दाएं कोने में अप्लाई पर क्लिक करें और अब मैं आपको दिखाता हूं कि सब कुछ लागू हो गया है, इसलिए मैं फ़ोन को फिर से फोल्ड करूंगा। हमारे पास एक प्यारे एनिमेशन के साथ हमारी नई लॉक स्क्रीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब चलिए हमारी होम स्क्रीन पर चलते हैं और हमारे पास हमारा नया वॉलपेपर भी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है। जब बाहरी डिस्प्ले की बात आती है, उदाहरण के लिए, तो यह कैमरे के साथ काफ़ी उपयोगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं अपने फ़ोन को आधा फोल्ड करता हूं तो भी ये काम कर रहा है, इसलिए ये स्क्रॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और मान लीजिए कि मैं चुनता हूं, मैं क्रोम लॉन्च करूंगा और मैं इस तरह स्क्रॉल कर सकता हूं और इंटरनेट सर्फ कर सकता हूं। काफ़ी, वास्तव में बहुत ही आरामदायक चीज़। हमारे फ़ोन को सपाट रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक तरह से, आप जानते हैं, लगभग एक कीबोर्ड और एक मॉनिटर जैसा है। टाइपिंग के साथ भी ऐसा ही है। ये वास्तव में बहुत ही आरामदायक है। मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि यदि आपके पास ये डिवाइस है तो इसे आजमाएं। और कैमरे के साथ भी, उदाहरण के लिए, ऐप का उपयोग करते समय क्लिक करें। हमारे पास जैसे 2 स्टेशन हैं, हम अपने डिवाइस को आराम से पकड़ सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। मैं कुछ तस्वीरें लेना शुरू कर सकता हूं। हमारे पास सभी मोड उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं और स्लो मोशन भी। अगर मैं अपने फ़ोन को इस तरह घुमाऊं तो रिकॉर्डिंग के लिए एक नया मेनू आ गया है। ये अभी एक हैंडीकैम जैसा है। ये अपने आप शुरू हो गया है। यदि आप रिकॉर्डिंग रोकना चाहते हैं तो आपको बस इस टच पैड पर टैप करना है जो दिखाई देता है। अगर मैं घुमाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह गायब हो रहा है, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा कि हाँ, हमारे पास टच पैड है। रिकॉर्डिंग रोकने के लिए आपको बस टैप करना है। और अगर आप ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं तो आप जूम इन कर सकते हैं, और अगर आप नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो आप जूम आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाईं स्क्रीन पर जूम लेवल बदल रहा है और सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारे एक्सटर्नल डिस्प्ले सेटअप का एक छोटा सा उदाहरण था। उम्मीद है कि आपको यह पूरी तरह समझ आ गया होगा। सचमुच बहुत ही पावरफुल चीज़ है और मैं आपको इसे खुद आजमाने की सलाह देता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अपने फ़ोन को इस तरह भी रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस खास मोड के दौरान आपका कैमरा भी पूरी तरह से काम करता रहता है। ये सेल्फी के लिए अच्छा है। ठीक है, बूम। चलिए वापस चलते हैं। और बेशक याद रखें कि आप ओरिजिनल स्क्रीन प्रोटेक्टर को नहीं हटा सकते। ये वो नोटिफिकेशंस भी हैं जो हमारे पास हैं। ये एक रिमाइंडर है जो हमें सेटअप प्रक्रिया के दौरान मिलता है कि हम इसे नहीं हटा सकते क्योंकि कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है। अगर आप अपनी होम स्क्रीन, अपनी सामान्य होम स्क्रीन को पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो आपको बस पर्सनलाइज सेक्शन में जाना होगा। आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के लिए वॉलपेपर बदलने के लिए यहाँ टैप कर सकते हैं। मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ। हमारे पास और भी वॉलपेपर हैं। मैं कुछ चुनता हूँ
नहीं नहीं नहीं, वह नहीं। ठीक है, शायद ये वाला। सेट पे क्लिक करें। मैं इसे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों के लिए सेट करूंगा। यदि आप वापस जाते हैं तो आप अपने सिस्टम के रंग बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए इसे नीला रहने देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रंग बदल गए हैं। आप आइकन का आकार भी बदल सकते हैं। हमारे पास 5 आकार हैं। मैं शायद गोल आकार चुनूंगा। सेव पर क्लिक करें और अब आप देख सकते हैं कि वह लागू हो गया है। बदलाव लागू हो चुके हैं। बाहरी डिस्प्ले के लिए भी यही बात है, लेकिन मैंने आपको वह पहले ही दिखा दिया है। बेशक मैं आपको अन्य सुविधाओं को खुद से देखने की अत्यधिक सलाह देता हूं। ठीक है, मुझे आपको दिखाने दें कि आप विजेट्स कहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह भी काफ़ी उपयोगी चीज़ है। यदि आप अपनी होम स्क्रीन पर हैं तो बस खाली जगह पर दबा कर रखें। विजेट्स पर जाएं। ये ठीक यहाँ नीचे है और यहाँ हमारे पास ऐप्स की एक सूची है। विजेट्स की एक सूची जिन्हें हम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए एक YouTube विजेट बनाएं। यहाँ हमारे पास 2 शैलियाँ हैं। नीचे आप प्रत्येक विजेट का आकार देख सकते हैं, 4x1, और यहाँ हमारे पास 4x2 है। तो चलिए शायद YouTube विजेट जोड़ते हैं। बस टैप करें और फिर जोड़ें, ऐड पर क्लिक करें और ये आ गया है। आप इसका आकार भी थोड़ा बदल सकते हैं। सब कुछ विजेट पर निर्भर करता है। आप इसकी स्थिति भी बदल सकते हैं। बस इसे दबाकर रखें और जहां चाहें वहां रख दें। यहाँ हमारे पास एक पूर्वावलोकन भी है, हम कि ये विजेट कितनी जगह लेगा। तो ये पूरी 2 पंक्तियों जैसा है। और जहां तक लेआउट की बात है तो आप उसे भी बदल सकते हैं। होम सेटिंग्स में जाएं, ऐप पर जाएं। ऐप लेबल पर नहीं, वह पर्सनलाइज कहां था? ये लेआउट मान। ठीक है, हमारे पास 5x7, 5x6, 5x5, 4x7, 4x6, 4x5, 4x4, 3x4 और 2x2 हैं। शायद मैं 4x6 पर ही रहूंगा। यदि आप बदलाव लागू करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करें। ठीक है, और साथ ही मुझे आपको दिखाने दें कि आप डेटा का बैकअप कहां बना सकते हैं, क्योंकि यह वास्तव में बहुत उपयोगी चीज है और मैं हमेशा डेटा का बैकअप रखने की पुरजोर सलाह देता हूं। इसे बनाने के लिए सेटिंग्स में जाएं, बैकअप या कॉपी डेटा ढूंढें। बैकअप डेटा पर क्लिक करें। ये गूगल अकाउंट के साथ वाला तरीका है, गूगल क्लाउड बैकअप। यदि यह दिखाई देता है तो फोटो और वीडियो और अन्य डिवाइस डेटा चुनें और फिर कन्फर्म पर क्लिक करें। बेशक हमें गूगल अकाउंट में साइन इन होना चाहिए। और अब नीचे हमारे पास बैकअप विवरण है। सुनिश्चित करें कि सब कुछ इनेबल है। यदि नहीं तो आप इसे मैन्युअल रूप से कर सकते हैं। अगर अन्य डिवाइस डेटा बंद है तो बस उस पर टैप करें और उसे यहीं से इनेबल कर लें। अन्य डिवाइस डेटा का बैकअप चालू करें। ठीक है, नीचे हमारे पास वह गूगल अकाउंट है जिसमें हम वर्तमान में साइन इन है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह ना भूलें कि हम किस गूगल अकाउंट पर यह बैकअप बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप भूल गए तो बाद में डेटा रिस्टोर पुनर्स्थापित करने की संभावना आपके पास नहीं होगी। क्योंकि यदि आप डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए किसी दूसरे डिवाइस पर, तो आपको उसी गूगल अकाउंट में साइन इन करना होगा। और सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ खाली स्टोरेज स्पेस है। यदि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो आपको बस क्लीन अप स्पेस पर क्लिक करना होगा, कुछ डिलीट करना होगा, या अधिक स्टोरेज स्पेस पाने के लिए गेट स्टोरेज पर क्लिक करना होगा। और अब बैकअप बनाने के लिए आपको बस इस हरे बटन पर टैप करना है। यदि आप उस पर टैप करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा घेरा दिखाई देगा और यह धीरे धीरे भर जाएगा। असल में जब यह घेरा गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा बैकअप सफलतापूर्वक बन गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें स्क्रीन के नीचे एक नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा। तो आपको बस टैप करना है और अब हमें इंतजार करना होगा। साथ ही स्क्रीन लॉक ड्रॉ करके पुष्टि करनी होगी। हम थोड़ा इंतजार करते हैं और यह दिखाई देना चाहिए। ये रहा, यह धीरे धीरे भर रहा है। ठीक है, और मूल रूप से यही सब है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया